क्योंकि हमारे पास सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में जो हमारा लास्ट जो हमने जो टॉपिक स्टडी किया था उसके बारे में थोड़ा सा एक बार ब्रीफ फॉलो करवा देता हूँ, और उसके बाद में हम आज की क्लास के बारे में बात करेंगे। आज हमारा एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बनता है। और आज हम बात करेंगे सिस्टम एनालिस्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन सिस्टम एनालिस्ट को स्टडी करने से पहले जो लास्ट क्लास में आपने जो स्टडी किया था उसका मैं एक बार वापस से ब्रीफ फॉलो करवा देता हूँ, फिर उसके बाद में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखो, हमने लास्ट क्लास में बात की थी किसके बारे में? इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। ठीक। अब जो आपके पास में इंफॉर्मेशन जो सिस्टम लास्ट क्लास में जो आपने स्टडी किया था, उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अपने कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम को आपने स्टडी किया था। ठीक। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली एक टाइप से हमारे पास में जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में जो आपके अलग अलग लेवल्स पे जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे होते हैं, अलग अलग लेवल पे जो आपके कार्य करवाए जाते हैं, उसके लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है, वो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की सहायता से समझते हैं। ठीक। अच्छा, उसी में हमने सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में जो पहला इंफॉर्मेशन सिस्टम्स था, वो हमने कौन सा देखा था? टीपीएस। टीपीएस क्या था भाई? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम था, वो बेसिकली ऑपरेशनल लेवल पे आपका काम करने वाला एक इंफॉर्मेशन सिस्टम था, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे वर्क करते हैं। जो ऑपरेशनल लेवल पे जो रियल में जो वर्क हो रहा होता है, उस रियल वर्क को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में नेक्स्ट जो टॉपिक था, नेक्स्ट जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन सिस्टम था, वो कौन सा था? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या था भाई हमारा? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर हमने किस चीज़ की बात की थी? हमने बात की थी कि हमारे पास में जो मिडल और मैनेजमेंट लेवल होता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशंस का जो फ्लो होता है, इन्फॉर्मेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम एमआईएस से रिप्रेजेंट करते हैं। एमआईएस जो इनपुट लेता है, वो आपके ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से लेता है, और एमआईएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से इनपुट लेके और उसके बाद में ये आउटपुट के रूप में जो रिजल्ट देता है, वो किसको देता है? वो टॉप लेवल को देता है, टॉप लेवल को प्रोवाइड करता है। और बीच के अंदर ये मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो उसके जो की पॉइंट थे, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स थे, वो सारे आपने लिख लिए थे। ठीक। फिर थर्ड जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम था, वो कौन सा था? देखो, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम कह दो या एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम कह दो, एक ही बात है। ये आपके पास में टॉप लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम था, और इसकी सहायता से हम क्या कर रहे थे भाई? है ना, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम्स, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम से पहले हमने डी डीएसएस की बात की थी, है ना। बीच में हमने किसकी बात की थी? डीएसएस। तो इससे पहले हमने एक सिस्टम्स की बात की थी, इसमें बात की थी डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बात की थी, है ना। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या था? इन बिटवीन था, बीच का था। किसके बीच का था? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, या हम एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बीच का सिस्टम था, जो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम्स को एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम्स को इंफॉर्मेशंस दे रहा था। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम्स के अंदर इंफॉर्मेशंस देने के लिए बीच में एक सिस्टम्स को हम बात कर रहे थे, जिसमें हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बात कर रहे थे। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बेसिकली क्या करता है? ये आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं ले सकता। फाइनल डिसीजन नहीं ले सकता। फाइनल डिसीजन कौन लेगा आपका? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम या एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। और उसी के बाद हमने एक सिस्टम्स की बात की थी, जिसकी बात की थी हमने ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, इस टाइप से हमने लास्ट क्लास के अंदर अलग अलग टाइप के इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स को हमने क्या किया था? स्टडी किया था। तो यहाँ पे इस टॉपिक्स में कोई डाउट? क्लियर था ना? ठीक है। इनके ऊपर जितने भी आपके जो भी आपके मेन मेन जो की पॉइंट थे, जो इनकी विशेषताएं थी, जो इनकी प्रॉपर्टीज थी, वो सब आपको क्या करना था? स्टडी करना था, आपको देखना था। वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए थे। ठीक। आज की क्लास में हम एक टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, और उस टॉपिक के रूप में बात करेंगे किसकी? सिस्टम एनालिस्ट की। सिस्टम एनालिस्ट की, है ना। जब भी हम सिस्टम एनालिस्ट की बात करते हैं, तो एक छोटा सा हम एक हिरार्किक फ्लो को देख लेते हैं, जिससे सिस्टम एनालिस्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक। सिस्टम एनालिस्ट हमारे पास में एक ऐसा पर्सन होता है, हमारे पास में एक ऐसा एम्प्लॉय होता है, जो बेसिकली क्या होता है? जो बेसिकली एक ब्रिज की तरह कार्य करता है, मतलब बीच में कार्य करता है। किसके बीच में कार्य करता है? जो यूजर जो होता है, जिसको सिस्टम बनवाना होता है, और जो डेवलपर होता है, जिसको सिस्टम बनाना होता है, उनके बीच के अंदर एक सिस्टम एनालिस्ट बैठा होता है। अब सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा? यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सिस्टम को तैयार करवाएगा। किससे? डेवलपर से। जितनी यूजर्स ने जो रिक्वायरमेंट दी है, उसके अकॉर्डिंग
बीच का जो रोल प्ले करने वाला है, वो बीच का रोल कौन प्ले करेगा? सिस्टम एनालिस्ट, ठीक। जैसे अगर जनरली बात करें, तो जब भी आप अपना घर बनवाते हो, तो घर बनवाने के लिए जनरली आप क्या करते हो? ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक। वो जो ठेकेदार होता है ना, वो ठेकेदार क्या होता है? आपका बीच का एक इंटरमीडिएटर होता है। अब वो इंटरमीडिएटर का जो रोल प्ले करता है, वो किस टाइप से करता है? आप क्या हो? आप यूजर हो, आपको घर बनवाना है। आपको जो घर बनवाना है ना, उस घर को बनवाने के लिए आपके पास में सारी चीज़ें हैं, नक्शा वगैरह सब चीज़ें। अब आपको क्या करना है? आपको एक ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, और वो ठेकेदार क्या करेगा? वो ठेकेदार आपको आपके घर को बनवाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वो कहेगा भाई ठीक है, आपका जो बजट है, आपका जो नक्शा है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपके घर को बनवा के तैयार करवा दूँ। आपको क्या करना होगा? आपको जो आपके घर को जब आपका घर बनेगा, तो आपको इस टाइप से इन किस्तों में और इतने इतने रुपए आपको देने होंगे, और फाइनली मैं 6 मंथ में हैंड ओवर कर दूंगा आपके घर को। तो ये जो काम कर रहा है, ये काम बीच का एक पर्सन कर रहा है, जिसको हम ठेकेदार का नाम जान रहे हैं। अब वो ठेकेदार है ना, वो करता क्या है? वो वर्कर से काम करवाएगा। भाई काम तो उसको किससे करवाना है? वर्कर से करवाना है। भाई जो भी मजदूर लोग हैं, उनसे काम करवाना है। और काम किसके लिए करवाना है? जो क्लाइंट है, यूजर, उसके लिए करवाना है। और बीच में क्या करेगा? बीच में अपना रोल प्ले करेगा, इंटरमीडिएट रोल प्ले करेगा। जैसे जो यूजर्स है, जो आप लोग हो, जिसको घर बनवाना है, वो जब भी आप अपना घर विजिट करने जाओगे, जब बन रहा होता है, तो आप क्या करोगे? ठेकेदार से कॉन्टेक्ट करोगे। आप उन मजदूर कुछ नहीं कहोगे। बाई चांस मजदूर से बात करोगे तो हमें नहीं मतलब, ठेकेदार से पूछो। हमें नहीं मतलब, ठेकेदार से पूछो। वो यही कहेंगे भाई, क्योंकि उनको किसने काम दिया है? ठेकेदार ने काम दिया है। तो फिर आप ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, फिर आप कहते हो मैंने तो ये कहा था, आपने ये नहीं किया। फिर ठेकेदार कहता है ठीक है, करेंगे सर, ये भी करेंगे आपका। तो बीच का जो पर्सन है ना, उस बीच के पर्सन के रूप में हम यहाँ पे टेक्निकल भाषा में एक पर्सन की बात करेंगे, और पर्सन जो होगा वो सिस्टम एनालिस्ट होगा। और ये सिस्टम एनालिस्ट जो है, ये एक ऐसा बहरूपिया पर्सन है, जो बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। और बहुत सारी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करेगा? ये यूजर से भी कनेक्ट होता है, और यूजर से कनेक्ट होकर उस यूजर की भी सुनता है। उस यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको काम भी करवाना है, और साथ में जिससे काम करवाना है उनसे भी कनेक्ट रहता है, और उनसे एक काम करवाता है। तो जैसे क्या करेगा? कोई भी, जैसे जितनी बड़ी कंपनियां होती है ना, जब भी हम आईटी कंपनी की बात करते हैं, तो आईटी कंपनी में जो भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, उसके अंदर सिस्टम एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डन एनालिस्ट के नाम पे बहुत सारी पोस्ट होती है। लेकिन हमारे सब्जेक्ट में हम सिस्टम एनालिस्ट की बात करेंगे, ठीक। तो हम जिस सिस्टम एनालिस्ट की बात करेंगे, उसमें हम एक बार आईटी कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलो कि मैं एक क्लाइंट हूँ। मुझे क्या करना है? मुझे अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास देने के लिए मुझे एक एप्लीकेशन को डेवलप करवाना है। अब मैं एप्लीकेशन डेवलप जो करवाना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने क्या किया? एक कंपनी से कॉन्टैक्ट किया। अब जब मैं कंपनी से कॉन्टैक्ट करता हूँ, तो उस टाइम पे कंपनी के अंदर जो मुझे अटेंड करने वाला पर्सन होगा, वो अटेंड करने वाला पर्सन एक एनालिस्ट होगा। अब वो एनालिस्ट क्या करेगा? वो मेरी रिक्वायरमेंट सुनेगा। तो मैं उसको मेरी रिक्वायरमेंट बताऊँगा कि भई अभी तक हम कोचिंग इंडस्ट्रीज़ को ऑफलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे रन कर रहे थे। अभी हमारा प्लान ये है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट जो ऑनलाइन हमारी क्लास लेना चाहते हैं, वो हमारी लाइव क्लास अटेंड कर पाएँ। उसके बाद वो हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख पाएँ, वो पैनल पीडीएफ देख पाएँ, वो टेस्ट दे पाएँ। वो इसके अलावा वो अदर जो हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस, मुझे जो-जो फैसिलिटी देनी है, वो सारी फैसिलिटी मैं उसको बता दूँगा। अब जब मैं सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स के रूप में जब मैं उसको बताता हूँ, तो है ना, वो एनालिस्ट जो है, वो सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम्स को समझेगा कि भई मैं क्या करना चाहता हूँ। वो इस चीज़ को जानेगा कि मैं रियल में मैं क्या चाहता हूँ। तो वो सारी रिक्वायरमेंट सुनने के बाद में, और वो क्या करेगा? वो मुझे बताएगा कि ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। आपने जो जितनी भी रिक्वायरमेंट बताई है, ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएँगी, और इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने में इतना बजट्स का खर्चा आएगा। वो पूरा एक रफ़ली बजट्स निकाल के दे देगा, भई ये खर्चा आएगा, तो क्या आप इतना खर्चा सहन कर सकते हो? तो हम इस काम को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो फिर आप कहते हो ठीक है, ये इतना जो बजट है, इस बजट्स में मैं ये काम करवा लूँगा। अब उसके बाद में एनालिस्ट का जो मेन काम होता है, वो एनालिस्ट का मेन काम ये होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट को सुन लिया, अब आगे उस काम को करवाना है। वो काम कौन करेगा? भाई डेवलपर करेगा। एनालिस्ट खुद से कोड करने नहीं बैठेगा। ये ऐसा पर्सन है जो खुद से कोड नहीं करेगा, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ में रोल प्ले करेगा। डेवलपर जब काम करना स्टार्ट करेगा, तो उससे पहले डेवलपर डायरेक्टली काम नहीं करता। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पूरा एक एसआरएस बनता है। उस एसआरएस के ऊपर क्लाइंट का साइन लिया जाता है। साथ में जो जो भी आपका जो, जैसे सपोज करो आप ही ऑथराइज पर्सन हो, अगर एनालिस्ट ऑथराइज पर्सन होता है, तो एनालिस्ट उस पे साइन कर देता है। तो अब क्या होता है? एग्रीमेंट बन जाता है। क्लाइंट ने जो चाहा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? प्रोडक्ट डिलीवर करना है। जैसे मैं क्लाइंट था, मैंने बताया कि भई मुझे मेरी ऑनलाइन क्लास के रूप में, मेरी ऑनलाइन एप्लीकेशन के रूप में मुझे ये फैसिलिटी चाहिए। तो मैंने सारी चीज़ें बता दिया। तो मेरी जितनी भी जो रिक्वायरमेंट थी, उनको एसआरएस में लिख दिया गया। और एसआरएस में लिख के एक पूरी रिपोर्ट बनाई गई, उस पे मेरे से साइन ले लिए गए, और साथ में एनालिस्ट ने साइन कर दिए, और हमारी सहमति बन गई, और 3 महीने बाद मुझे प्रोडक्ट मिलने वाला है।
मतलब मेरी एप्लीकेशन मुझे मिलने वाली है। अब उसके बाद में एनालिस्ट क्या करेगा, एनालिस्ट जो डिजाइनिंग टीम होती है उससे डिजाइन तैयार करवाएगा रिक्वायरमेंट बेस्ड। उधर ना खुद डिजाइन नहीं करेगा, तैयार करवाएगा, तैयार करवाएगा, उसका काम करवाने को होता है। जैसे ठेकेदार होता है ना, वो गाड़ी लेके घूमता रहता है, खुद थोड़ी ईट ईट पत्थर लगाएगा, खुद मजदूर थोड़ी करेगा। कभी कभी जरूरत पड़ी तो बाई चांस एक दो ईट, एक दो मान के चलोगे, एक दो उसने पराती किसकी मसाले की अगर पकड़ा दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन खुद नहीं करता हूँ। ठीक, इसी टाइप से एनालिस्ट है ना, वो खुद से नहीं करेगा लेकिन डिजाइन तैयार करवाएगा। जब डिजाइन तैयार पूरी हो चुकी होगी तो उस डिजाइन को वो वेरीफाई करेगा, हाँ बिल्कुल सही है, रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग डिजाइन है। उस डिजाइन के बेस पे वो डेवलपमेंट करवाएगा, खुद नहीं करेगा, करवाएगा। जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम पे वेरीफाई वही करेगा। और बाद में जब फाइनल प्रोडक्ट जब रेडी हो जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट रेडी होने के बाद में वो क्लाइंट को, यूजर को इन्फॉर्म करेगा कि सर आपका प्रोडक्ट रेडी है, आके एक बार चेक कर लो। फिर जब वो आके यूजर चेक करता है तो उस टाइम पे एनालिस्ट बीच में रहता है। वो एनालिस्ट उसको समझाता है कि सर आपने ये बताया, हमने ये किया, आपने ये बताया, हमने ये किया, सर आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने सारे काम आपको करके दे दी। फिर उसके बाद में क्लाइंट सहमत हो जाता है, हाँ ठीक है भाई, ये प्रोडक्ट मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, ये प्रोडक्ट आप क्या कर दो, जैसे अगर बात चल एप्लीकेशन है तो आप क्या कर दो, इसको लाइव कर दो भी प्ले स्टोर पे। ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे जो रोल्स जो बीच में चल रहे हैं, सारे रोल्स किसके चल रहे हैं, एनालिस्ट के चल रहे हैं। अब जो एनालिस्ट जो होता है ना, वो बेसिकली नॉर्मली एक अकेले स्टडी करके एनालिस्ट नहीं बनता। आप ये नहीं कह सकते कि एक ऐसा पर्सन है जिसने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रखी। आप अकेले बीटेक एमटेक पीएचडी करके एनालिस्ट नहीं बन सकते। एनालिस्ट का मतलब है कि आपके पास पहले तो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए। मतलब आपको पहले से आप अलग अलग पोजिशंस पे काम किए हुए पर्सन होने चाहिए। आपने जब अलग अलग पोजिशंस पे आपने काम कर लिया, उसके बाद में आप एनालिस्ट बनने के लिए आप तैयार हो, फिर आप एनालिस्ट बनते हो। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमारे राजस्थान के अंदर ड्यूट डिपार्टमेंट की बात करें, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो डीविट में सबसे पहली जो हिरार्किक होती है, उस सबसे पहली हिरार्किक में जिस पोजीशंस पे एम्प्लॉय अपॉइंट होते हैं वो होते हैं सूचना सहायक, जिनको हम बोलते हैं इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। सूचना सहायक पहली हिरार्किक, पहली हिरार्किक। ये सूचना सहायक को जनरली कंप्यूटर ऑपरेटर्स के रूप में भी काम में ले सकते हैं, इनको एज ए सूचना कम्युनिकेशंस के रूप में भी इनको काम में ले सकते हैं, जो कि आपके सबसे फर्स्ट हिरार्की में आपके ड्यूट डिपार्टमेंट में अपॉइंट किए जाते हैं। सूचना सहायक की पोस्ट आती है डायरेक्टली, सूचना सहायक से अपॉइंट होते हैं। अच्छा, जब सूचना सहायक कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, कुछ साल काम कर लेता है, तो पहला प्रमोशन होता है किस पे, एपी पे। किस पे होता है, एपी पे। असिस्टेंट प्रोग्रामर किस पे होता है, एपी पे होता है, असिस्टेंट प्रोग्रामर होता है। ये होता है भाई आपका असिस्टेंट प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर होता है। ठीक, उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है, नेक्स्ट प्रमोशन किस पे होता है, प्रोग्रामर पे। नेक्स्ट प्रमोशन इसका होता है प्रोग्रामर पे। देन नेक्स्ट जो प्रमोशन प्रोग्रामर पे होता है, वो प्रोग्रामर की डायरेक्ट वैकेंसी पे आती है ना। प्रोग्रामर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है, प्रोग्रामर प्रमोशन से भी है, और प्रोग्रामर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है ना। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये डायरेक्ट है, और ये डायरेक्ट है 100%। ये 100% डायरेक्ट है भाई, सारे के सारे एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जाते हैं सूचना सहायक में। जो एपी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन से, ये सिर्फ प्रमोशन से प्रमोट होके जाते हैं, और ये 100% प्रमोशन से। एपी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती राजस्थान में, एपी के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट राजस्थान में नहीं होती, सीधे सीधे डायरेक्टली प्रमोशन से बनते हैं। सूचना सहायक एपी बन जाता है, अब वो कितने साल में बनेंगे वो डिपेंड करता है भाई एपी कितनी पोस्ट खाली है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से बनते हैं, बट डायरेक्टली यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, ये दोनों टाइप से, ये कैसा है, ये प्रमोट भी है, प्रमोट भी है, और ये डायरेक्ट भी है। अभी 2024 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पे पोस्ट आई थी, और राजस्थान में भी तहलका मचाने में हमने कामयाबी हासिल की थी। एक तरफा राज किया था प्रोग्रामर पे, एक तरफा सिलेक्शन दिया था, एक तरफा राज भी किया था। ठीक है, अपने जो प्रोग्रामर है उसमें बहुत अच्छी पोस्ट के प्रोग्रामर अपने ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं ड्यूट में। ठीक, मैं जिस डिपार्टमेंट बात कर रहा हूँ डिपार्टमेंट है DOICT है शायद वो, ICT, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस टाइप से डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ऐसे। देखो, इसमें हमारा क्या है, प्रोग्रामर पोस्ट है। अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है, और कैसी है, ये प्रमोशन से भी। अगली जो पोस्ट होती है, अगली जो पोस्ट होती है प्रोग्राम पर, अगला जो प्रमोशन होता है वो होता है एससीपी, है ना, जिसको डीडी बोलते हैं भाई।
डिप्टी डायरेक्टर। और एससीपी के अंदर यहाँ पे जो होता है ये होता है एनालिस्ट, ये होता है एनालिस्ट कम प्रोग्रामर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक वर्ड सुनने को मिलता है, क्या? एनालिस्ट। एनालिस्ट, यहाँ पे एक वर्ड सुनने को मिलता है, क्या? एनालिस्ट। अब ये जो आपके पास में जो एनालिस्ट है ना, इस एनालिस्ट की अगर बात करें तो ये एनालिस्ट जो पर्सन होता है ये बेसिकली एक एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन होता है। तो इसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है। कैसी होती है? डायरेक्ट भी होती है। और इस कैसी होती है? प्रमोट भी होते हैं भाई। अब है ना, प्रमोट यहाँ पे ज़्यादा है, 80% यहाँ पे प्रमोट है और 20% यहाँ पे डायरेक्ट है। और मेरे हिसाब से डायरेक्ट को धीरे धीरे अब खत्म करेंगे एसीपी। लेकिन जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एसीपी में, एसीपी के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स के अंदर कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर तो आपकी बीटेक बहुत है, क्वालिफिकेशन में बीटेक बहुत है, लेकिन प्लस प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कि बिना एक्सपीरियंस के आप एनालिस्ट नहीं बन सकते। तो पहली बात तो एनालिस्ट वह पर्सन होता है जिसके पास में एक्सपीरियंस होता है। अब एक्सपीरियंस के रूप में अलग अलग सेक्टर के एक्सपीरियंस यहाँ पे कंसिडर होते हैं और वो सारे के सारे सेक्टर्स आपके आईटी से रिलेटेड होने चाहिए। तो अगर आईटी से रिलेटेड अलग अलग सेक्टर्स में आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आप एनालिस्ट की पोस्ट के लिए, आप एसीपी की पोस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल क्वालिफिकेशन बीटेक प्लस 3 साल एक्सपीरियंस। और अभी जो एसीपी का एग्जाम हुआ है उसमें 45 पोस्ट पे एग्जाम हुआ है और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है जो अब एसीपी बन जाएंगे, अब उनके लिए सोच के देखो कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी देखो कितनी अच्छी है कि एसीपी अपने आप में पहले बहुत बड़ी तोप है, 6600 ग्रेड पे है भाई। 6600 ग्रेड पे तो पहले है ये, अपने आप में पहले ही बहुत बड़ी तोप है। और उसके बाद में जो अगला प्रमोशन है ना, वो जेडी पे है सीधा, ज्वाइंट डायरेक्टर पे। अगला प्रमोशन इसका जेडी पे है सीधा, ज्वाइंट डायरेक्टर। और जेडी अपने आप में बहुत बड़ी तोप होती है, कोई छोटा आदमी तो जेडी। ठीक। और एससीपी के बाद जेडी के बाद में जो अगला बनेगा टेक्निकल डायरेक्टर। देखो इसमें टेक्निकल डायरेक्टर बना देते हैं या फिर इसमें फिर इसके बाद में सीधा डायरेक्टर बना देते हैं, इसमें बनाते हैं डायरेक्टर बना देते हैं। ठीक। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। अभी है ना अपनी एक स्टूडेंट थी, कविता मावर, वो 21 साल की एज में ना प्रोग्रामर बन गई। उसकी एज मात्र 21 साल है और 21 साल की एज में क्या बन गई? प्रोग्रामर बन गई। और अब वो फुल मस्त कर रही है अपनी लाइफ में, फुल मजे कर रही है। उसके बाद जितने स्टेटस देखता हूँ ना, वो फुल मस्ती ले रही है, क्योंकि अच्छी बात है भाई, अपने टाइम पे पढ़ाई कर ली, प्रोग्रामर लग गए। अब लाइफ में फ्यूचर सेट है पूरा, क्योंकि उसको पता है कि प्रोग्रामर में लग चुकी हूँ, मुझे पढ़ाई के नाम पे आगे ज़्यादा पढ़ाई करनी नहीं है, आगे जो जितने भी आपके स्टेज हो प्रमोशन वैसे मिल जाएंगे। अच्छा, जो प्रोग्रामर के रूप में जो कविता प्रोग्रामर लगी है वो 21 साल की एज में लगी है, तो अब उसको जॉब कितनी साल करनी है? 39 साल जॉब करनी है उसको। कितनी साल जॉब करनी है? 39 साल, है ना? 39 साल बहुत होती है जॉब, क्योंकि 60 साल रिटायरमेंट है। अच्छा, 39 साल उसको जॉब करनी है। और अगर 9 9 साल से प्रमोशन की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम कर लेते हैं 9 साल पे मैक्सिमम प्रमोशन होता है। तो अगर 9 9 साल प्रमोशन की बात कर लेते हैं तो 9 साल बाद क्या? एसीपी। 9 साल बाद क्या? जेडी। 9 साल बाद क्या? टेक्निकल डायरेक्टर, डायरेक्टर। मतलब वो बंदी एक आईएएस के बराबर पोस्ट पे काम करके आएगी जब रिटायरमेंट होगी तब। वो जब रिटायरमेंट होगी ना, चाहे वो करो 6 महीने काम, लेकिन वो रिटायरमेंट से पहले वो आईएएस के बराबर पोस्ट पे काम करके आएगी वो। क्यों? क्योंकि बहुत अर्ली एज में क्या प्रोग्रामर बन गई। और हमारी हमारी कोचिंग में सबसे कम एज में प्रोग्रामर बनने वाली यही स्टूडेंट थी, कविता मावर, जिसको अभी सवाई मान सिंह स्टेडियम, सॉरी, जो एसएमएस हॉस्पिटल है, एसएमएस हॉस्पिटल मिला हुआ है एज ए प्रोग्रामर ग्रुप में। ठीक है। और आगे प्रमोशन ग्रुप में सोचो कितने फास्ट प्रमोशन है, और उसका प्रमोशन बहुत फास्ट होगा। क्यों? कैटेगरी से, तो प्रमोशन का बहुत फास्ट होगा। तो वो बंदी बहुत जल्दी ही इन पोस्ट पर पहुंच जाएगी। और धन्य बहुत अच्छी पोस्ट है, ये कोई नॉर्मल कोई पोस्ट नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है। तो ये प्रमोशंस की हिरार्की होती है अपने किसमें? डिविड डिपार्टमेंट में। और डिविड डिपार्टमेंट में प्रमोशंस के अलावा आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग टीचर बनने के बाद में इनके बारे में सोचना। एक तो खासकर इस पोस्ट के बारे में सोचना, प्रोग्रामर। अगर आप टीचर बन जाओगे, टीचर बनने के बाद में अगर आपके पास में थोड़ा सा समय मिल जाए आपके पास में, तो समय मिलने के बाद में इस पोस्ट के बारे में तो जरूर से सोच लेना। भाई मान के चलो आप टीचर बन गए, टीचर बनने के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। ठीक। वो टाइम जब आपके पास है तो फिर इन पोस्ट के बारे में सोचना, प्रोग्रामर जैसे पोस्ट के बारे में। क्योंकि इस बार प्रोग्रामर में सबसे ज़्यादा जो सेलेक्ट हुए ना, वो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए जो बीसीए लगे हुए थे, बीसीए लगे हुए थे, वो सब जल्द सेलेक्ट हुए प्रोग्रामर में। आप लोग भी प्रोग्रामर सेलेक्ट हो सकते हो, चाहे वैकेंसी आओ 3 साल 4 साल 5 साल बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी धीरे धीरे अपनी तैयारी करते रहना। और जब पोस्ट आए तो फिर उस पोस्ट पे एक पोस्ट अपनी फिक्स कर लेना। दूसरा,
अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो फिर इस पोस्ट के बारे में सोच सकते हो। एसीपी ये तो बहुत अच्छी पोस्ट है, इसके बारे में सोच सकते हो। और सही सलामत सब कुछ रहा तो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आ रहा है, और इसकी फर्स्ट रैंक होल्डर अपनी कोचिंग से दिखाऊंगा एसीपी में। ये भी अपनी कोचिंग से देखने को मिलेगा आपको, फर्स्ट रैंक होल्डर। ठीक। उधर ना उस स्टूडेंट को आपको सामने लेके आऊंगा, उस स्टूडेंट के अलग से कोई सींग उगे हुए नहीं है। वो आप जैसे स्टूडेंट है जो एसीपी बना है, अच्छी रैंक से बना है। तो इसलिए ये मत सोचा करो कि हम तो ये चीज़ कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इन चीज़ को करने के लिए बस इतना सा है कि आप अपना माइंड सेट प्रिपेयर करते हो, और जिस दिन आपका एक माइंड सेट फिक्स प्रिपेयर हो जाता है ना, तो ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। जिस प्रोग्रामर का माइंड सेट प्रिपेयर बच्चों ने 3 साल पहले से कर लिया था। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 3 साल पहले से कोर्स ले लिया था। 2022 में कोर्स ले लिया था, 2024 में एग्जाम हुआ था। तो लगातार 2 ढाई साल से कंटिन्यू स्टडी कर रहे थे प्रोग्रामर के लिए, तब जाके उस मुकाम को हासिल होता है, तब जाके वो पोस्ट मिलती है। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी पड़ेगी भाई। पोस्ट मिल जाए आपको तो सबसे पहले तो अपनी बेरोजगारी दूर करो। जब बेरोजगारी दूर हो जाए तो फिर आगे बढ़ो, और आगे किस रूप में बढ़ो, फिर एक फिक्स पोस्ट पे टारगेट कर लो। भाई मान के चलो कि आपको इन पोस्ट से थोड़ा लेना देना कम है, आपको प्रशासनिक पोस्ट पे जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आरएएस आईएएस वगैरह इनकी तैयारी करो। एक फिक्स पोस्ट के लिए अपने आप को माइंड सेट करके तैयारी करो, क्योंकि आरएएस के अंदर भी इस बार जो 62वीं पोस्ट है, 62वीं पोस्ट है, वो अलवर से ही बीसीए स्टूडेंट थी। हमारी स्टूडेंट रही थी अलवर से, अलवर में बीसीए लगी हुई थी, और वो अभी आरएएस में 62 पोस्ट नंबर उसकी वो है रैंक। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, आप बन सकते हो, और धरना जॉब लगने के बाद बनना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जॉब लगने के बाद में बेरोजगारी का जो दब्बा है ना, वो आपकी ज़िंदगी से हट चुका होता है, तो फिर तैयारी करने में मजे आते हैं। धीरे धीरे करते हो तैयारी, अपने आराम से रोज की लाइफ में अपने 3-4 घंटे निकालो, तैयारी करो, और अच्छी पोस्ट के ऊपर पहुंचो। जब आपको मिल जाए अच्छी पोस्ट तो फिर संतुष्टिपूर्वक लाइफ अपनी जी लेना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो तैयारी करने निकलते हैं, तो उनकी जिनकी कम एज होती है, उनको फिर इस टाइप की पोस्ट के बारे में तो 100% सोचना चाहिए, ज़रूर से सोचना चाहिए, क्योंकि अच्छी पोस्ट है। ये तो सारी कहानी आगे होगी आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी पोस्ट से रिलेटेड, जो आप सोच सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसकी इसकी अगर बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है प्रोग्रामर में, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बीटेक है, ग्रेजुएशन में बीटेक। हाँ, इसमें बीसीए एलिजिबल नहीं है। अगर आप बीसीए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन एमसी एलिजिबल है। इसमें एमसी एलिजिबल है, एमएससी एलिजिबल है, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, प्रोग्रामर के लिए। ठीक है, तो ये पोस्ट का जरूर से ध्यान रख लेना अपने बीसीए बनने के बाद में, और धीरे धीरे करके इस पोस्ट के लिए लगातार तैयारी कर लेना। चाहे लगो आपको 3 साल, 3 साल 4 साल तैयारी कर लोगे ना, तो जब भी ये पोस्ट आएगी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस पोस्ट को क्रैक कर लोगे, और अच्छा मौका है। डायरेक्टली किस पे पहुंच जाओगे, डायरेक्ट पहुंच जाओगे 4800 ग्रेड पे गजिस्टेड ऑफिसर। जैसे कल ही एक स्टूडेंट आया था मिलने, परसों आया था मिठाई खिलाने। अब उसको क्या मिला हुआ, तो उस साइड है, हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट था मनोज, और उसको एरिया मिला हुआ है डूंगरपुर साइड। तो एक दिन अब प्रोग्रामर पास का पावर होती है, और पावर क्या होती है कि वो अपने एरिया का, अपने ब्लॉक का आईटी अधिकारी होता है। तो उस ब्लॉक में जितने भी ई मित्र संचालित होते हैं, वो सबको ई मित्र को चेक कर सकता है। और वो क्या हो गया, ई मित्र चेक करने चला गया एक दिन, उसके पास पावर भी है। वो चेक करने चला गया, तो बता रहा, बोल सर मैं ऐसे निकल गया चेक करने। बोले ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। तो काफ़ी सारी ई मित्र पे गड़बड़ पाई गई, तो सर मैंने उनको नोटिस थमा थमा दिया, गड़बड़ पाई गई। भाई कारण बताओ, नोटिस दे दिया भैया, तो बता देना, या फिर आप आके जो फाइन हो जाए फाइन जमा करवा देना। मैंने एक दो के ऊपर फाइन लगा दिया। अब उसके बाद में बोल सर रात को मेरे पास 10 बजे बोलो एमएलए तक का फ़ोन आ गया। बोल रात को 10 बजे एमएलए तक का फ़ोन आ गया कि ये सर ये क्या कर रहे हो। बोले एक दो फ़ोन तो डराने धमकाने का है, तो मैंने उनको रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया, तो बोलो फिर वो शांत हो गए, रिकॉर्डिंग ऑन करते ही शांत हो गए। फिर लास्ट में एमएलए तक का फ़ोन आ गया। ये चीज़ भी दिक्कत करती है। फिर बोले सर मैंने तो नोटिस दिया, तो उनको जवाब देना था ही। फिर वो 2-3 दिन बाद में वो जवाब देने आए। तो आपके पास में पावर होती है ना यहाँ पे, आपके पास में एक अच्छी खासी पावर होती है, आप ये चीज़ कर सकते हो। आप जितने भी आपके ब्लॉक के अंदर जितने भी मित्र संचालित होते हैं, उनकी पावर हाथ में। इवन कि आपके ब्लॉक का जो एसडीएम जो एसडीएम होता है ना, आधिकारिक रूप में प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम होता है, उसको भी अगर आईटी से रिलेटेड कोई काम करवाना है ना, तो आपको फ़ोन करेगा। आईटी से रिलेटेड उसके उसकी बस की बात नहीं काम करना, आपको फ़ोन करेगा। तो एसडीएम भी आपसे ज़्यादा ज़्यादा ऐसे बिगाड़ नहीं सकता, एसडीएम से आपसे बना के रखता है। और बाई चांस अगर आप प्रोग्राम बन जाओ ना, एसडीएम आपसे बिगाड़ ले, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एसडीएम से कम काम पड़ेगा, एसडीएम को आप ज़्यादा काम पड़ेगा, क्योंकि जितनी वीसी करवानी होगी वो सारी क्या करेगा, कौन करवाएगा, प्रोग्रामर करवाएगा। खुद तो नहीं करता, प्रोग्रामर खुद तो नहीं करवाता, वो एपी वगैरह को या आई वगैरह को बोल देता है। लेकिन कहाँ पे होती है प्रोग्रामर के, वहाँ पे ऑफिस में होती है सारी वीसी। और आज के दिन एसडीएम की तो लगा लो हर दूसरे दिन वीसी होती रहती है। तो एसडीएम को प्रोग्रामर ज़्यादा काम पड़ता है, जबकि प्रोग्रामर को एसडीएम से बहुत कम काम पड़ता है। ये अच्छी पोस्ट है।
और इसमें इस पोस्ट पे लगने के बाद में थोड़ा ग्रेड पे बहुत अच्छी है, और इसमें अच्छी अच्छी बात ये, इसमें प्रमोशंस पे सीधा यहाँ पे। तो आप इन पोस्ट के बारे में भी सोच सकते हो जब आप अपनी जॉब को सुनिश्चित कर लो, लेकिन अभी तो बीसीआई सोच लो, ज़्यादा मत सोचो, बस नीचे आ जाओ थोड़ा ना, सपने ज़्यादा बड़े हो गए और नीचे आ जाओ, ठीक है। चलो एनालिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब एनालिस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस पोस्ट में हमने एक छोटे से पॉइंट से बात की कि हमारे पास एक एनालिस्ट होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक एनालिस्ट होता है। अब ये जो एनालिस्ट है ना, ये एनालिस्ट बेसिकली क्या होता है, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाता है। और रेस्पॉन्सिबल पर्सन किस रूप में बन जाता है कि ये आपके बीच का एक ब्रिज की तरह कार्य करने लग जाता है, जिसमें कि गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, है ना, एनालिस्ट के अंडर में प्रोजेक्ट आ जाते हैं। गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट्स पे कार्य करवाती है, वो प्रोजेक्ट्स पे कार्य करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनालिस्ट की होती है। अब एनालिस्ट कैसे करवाता है, जैसे मान के चलो भाई गवर्नमेंट ने कहा कि हम हर ब्लॉक लेवल पे, जो हमारे ब्लॉक है, वहाँ पे हम एक वीडियो वॉल लगाएंगे। वीडियो वॉल मतलब होता है बड़ा सा टीवी होता है, जिसपे गवर्नमेंट की योजनाएं दिखाई देती है। वहाँ पे वीडियो चलता रहता है उस वॉल पे, और गवर्नमेंट की योजना दिखाई देती है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम हर ब्लॉक लेवल पे एक वीडियो वॉल लगाएंगे। अब है ना, ये जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, ये डिपार्टमेंट करवाएगा। इस डिपार्टमेंट के जो हायर अथॉरिटी के ऊपर जो डायरेक्टर बैठा है, डायरेक्टर का आईएएस अधिकारी होता है, वो वो क्या देगा, वो आदेश देगा कि भाई हर ब्लॉक पे एक वीडियो वॉल लगवाना है। लेकिन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाएगी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी या तो जेडी को या फिर एसीपी को। और जेडी एसीपी वीडियो वॉल लगवा के और लास्ट में क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। और जो वीडियो वॉल लगेगी, बाई चांस इनका बजट भी अगर जेडी जेडी एसीपी को सेंशन करना होगा, तो ये लोग कंपनी से कॉन्टेक्ट करेंगे, ये लोग टेंडर निकालेंगे। टेंडर निकालने के बाद कंपनियां क्या करेंगी, कंपनियां उस टेंडर में हिस्सा लेंगी। फिर जो कंपनी सही लगेगी इनको, उस कंपनी को ये क्या देंगे, टेंडर देंगे। वो टेंडर देने के बाद में उस कंपनी का वीडियो वॉल लगवाने के बाद में, जब वीडियो वॉल कंप्लीट लग चुका होगा और ये वहाँ पे जाकर निरीक्षण करके आ चुके होंगे, उसके बाद में ये क्या करेंगे, उस कंपनी को फाइनली उस कंपनी का चेक पे साइन करके दे देंगे, भाई ठीक है आप अपना चेक क्लियर करवा लो। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये जो अधिकारी है और ये जो पोस्ट पे काम करने वाले पर्सन हैं, इनके पास पावर भी है। इनके पास ये पावर है, ये चीज़ करवा सकते हैं। और जनरली ब्लॉक पे कौन बैठा है, प्रोग्रामर है। तो एसीपी प्रोग्रामर कॉल करता है, भाई तेरे यहाँ पे वीडियो वॉल लगेगी, वो लगने के बाद में मुझे भेज देना उसका फाइनल रिपोर्ट, वहाँ पे तू साइन कर देना, वो डिलीट करने है उसको साइन कर देना, और मेरे पास रिपोर्ट भेज देना। एसीपी के पास रिपोर्ट जाती है, एसीपी फिर आगे रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। इस टाइप से एनालिस्ट क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। और इसी इसी एनालिस्ट के बारे में हमें हमारे सब्जेक्ट में स्टडी करना होता है। तो मेरे हिसाब से शायद एनालिस्ट के बारे में आपको रफली चीज़ें पता लग गया होगा कि किस टाइप के पर्सन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनालिस्ट जो पर्सन है, उसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं सिस्टम एनालिस्ट इज ए प्रोफेशनल हु स्टडी एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, एक प्रोफेशनल होता है जो क्या करता है, वो स्टडी जो स्टडी करता है एग्जिस्टिंग सिस्टम, पहले से जो सिस्टम उसके स्टडी करता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई प्रॉब्लम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद उसको एनालाइज करता है, एनालाइज करके यूजर की रिक्वायरमेंट है जो उसको एनालाइज करते हैं, और क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, साथ में करते हैं इम्प्रूव इंफॉर्मेशन सिस्टम, और साथ में इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव करते हैं। तो डेफिनेशन लिखो सबसे पहले एनालिस्ट की, सिस्टम एनालिस्ट इज ए प्रोफेशनल सिस्टम एनालिस्ट इज ए प्रोफेशनल हु स्टडी एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। सिस्टम एनालिस्ट वह व्यक्ति होता है जो मौजूद प्रणाली का अध्ययन करता है, समस्याओं को पहचानता है, उपयोगकर्ता आवश्यकताओं का विश्लेषण करता है, और बेहतर सूचना प्रणाली का डिजाइन करता है। है ना, जिस टाइप से जो जितनी भी जो आईटी कंपनी होती है, वो आईटी कंपनी के अंदर जो सिस्टम एनालिस्ट होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। आईटी कंपनियां सिस्टम एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट पर ही चलती है, क्योंकि जो बिजनेस एनालिस्ट है ना, वो तो बिजनेस ला के देगा, वो तो नए नए प्रोजेक्ट ला के देगा, और सिस्टम एनालिस्ट उसको करवाएगा। तो किसी भी आईटी कंपनी के अंदर जो मेन जो उसकी रीढ़ की हड्डी है ना, वो ये एनालिस्ट ही होते हैं। इनके दम पे ही पूरी आईटी कंपनी रन करती है भाई। नोट डाउन हो गया, ठीक। देखो
छोटे छोटे पॉइंट, 2-3 पॉइंट और लिख लो। एक पॉइंट लिखो, सिस्टम एनालिस्ट वह पर्सन होता है जो किसी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करवाता है। सिस्टम एनालिस्ट, एनालिस्ट वह पर्सन होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करवाता है। ठीक है भाई, जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करवाने में सिस्टम एनालिस्ट अपना रोल प्ले करता है। अगला पॉइंट लिखो, सिस्टम एनालिस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज, सिस्टम एनालिस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज, मैन पावर के बेस्ड पर यूजर रिक्वायरमेंट्स को, यूजर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करवाता है। अगले लिखो, सिस्टम एनालिस्ट किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने के लिए, सिस्टम एनालिस्ट किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने के लिए, कंप्लीट करवाने के लिए अलग अलग लेवल पर, अलग अलग लेवल पर, अलग अलग लेवल स्टेज, स्टेज पर अलग अलग रोल प्ले करता है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करता है। ठीक है भाई, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करता है कौन, आपका एनालिस्ट। ठीक है। अच्छा, उसी के बाद में यहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट की आपने डेफिनेशन लिख ली होगी। अब उसके बाद में सिस्टम एनालिस्ट के बारे में और गहनता से पढ़ते हैं और सिस्टम एनालिस्ट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास में एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। क्या होता है? एक ब्रिज होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं भी पोजिशन की, बात करते हैं पोजिशन ऑफ सिस्टम एनालिस्ट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन यूजर एंड डेवलपर। डेवलपर और यूजर के बीच क्या होता है? एक ब्रिज होता है। फिर हम बात करते हैं अंडरस्टैंड बोथ बिजनेस नीड एंड टेक्निकल सॉल्यूशन। ये बिजनेस नीड को अंडरस्टैंड करता है और टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हम बात करते हैं कि बिजनेस नीड को अंडरस्टैंड करके टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो पोजीशन लिख लीजिए एनालिस्ट की। एनालिस्ट की पोजीशन बेसिकली क्या होती है? बीच की पोजीशन, मतलब ब्रिज की तरह होता है किसमें? यूजर्स और डेवलपर के बीच का। ये क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करता है किसको? बोथ बिजनेस नीड एंड टेक्निकल सॉल्यूशंस। बिजनेस नीड को अंडरस्टैंड करते हैं और टेक्निकल सॉल्यूशंस को भी देखते हैं। है ना, ये वो पर्सन होता है जिसको अपनी कंपनी के बारे में ओवरऑल सब कुछ पता रहता है। इसको ये पता रहता है मेरी कंपनी में कितने मैन पावर मौजूद हैं, कितने मैन पावर्स के अंदर किस मैन पावर्स की क्या टेक्निकल स्किल्स हैं, कितने मेरे पास में हार्डवेयर रिसोर्स मौजूद है, कितने मेरे पास में अदर टाइप के रिसोर्स मौजूद हैं, हम कितने किस लेवल तक का प्रोजेक्ट, किस बजट तक का प्रोजेक्ट कितने टाइम्स में कंप्लीट करवा सकते हैं। क्या हम, हमारे पास में कोई अदर बजट का प्रोजेक्ट आ गया तो क्या हम अलग से मैन पावर को हायर करके उसको कंप्लीट करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते? तो सारे के सारी चीज़ों के लिए आपका ये जो एनालिस्ट होता है ये आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। ठीक है। जैसे कई बार मान चलो आप किसी ऐसे ठेकेदार को ठेका देने की कोशिश करते हो जिसने आज तक कभी आपके बजट का घर नहीं बनाया।
तो वो ठेकेदार क्या करता है, चलो कोई नहीं, रिस्क ले लेते हैं, क्या करेंगे, हायर कर लेंगे भाई, जो इतने मजदूर वगैरह उनको एक्स्ट्रा हायर कर लेंगे, कुछ मशीन्स वगैरह एक्स्ट्रा आएंगे, उनको एक्स्ट्रा मशीन्स वगैरह क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। तो हम ये काम कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये आपके पास में एनालिस्ट होता है। ये एनालिस्ट भी क्या करता है, ये सारे डिसीजन लेता है कि क्या हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ठीक है। और तो इसको हर एक चीज़ के बारे में पता रहता है। फिर इसके रोल के बारे में बात करते हैं। अब देखो, अब ये रोल आते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके रोल क्या क्या होते हैं। तो अगला पॉइंट लिखो, रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। अब सिस्टम एनालिस्ट के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के रोल होते हैं। और सबसे पहले रोल्स में हम पहले रोल्स की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफायर। तो सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफायर होता है, जो कि बेसिकली क्या करता है, जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहे हैं आइडेंटिफाई वीकनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। एग्जिस्टिंग जो सिस्टम्स है उसकी कमजोरियों को पहचानने की कोशिश करता है। फिर दूसरा, डिफाइन सिस्टम प्रॉब्लम क्लियरिटी, जो कि सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स को क्लियरिटी के साथ क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि कोई कंपनी है जो लगातार घाटे में चल रही है, तो उसमें क्या होता है, टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट्स के लोग होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, फिर वो मैनेजमेंट्स के लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को खंगालने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि हमने जो इससे पहले जो मैनेजमेंट था उन्होंने किस टाइप से कौन कौन सी गलतियाँ की हैं, जिसकी वजह से कंपनी घाटे में गई, ठीक है। तो इसी टाइप से जो एनालिस्ट होता है ना, ये एनालिस्ट भी एक अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन होता है, जो कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम मौजूद है तो इसको हम रोल्स के रूप में हम कह सकते हैं कि रोल के रूप में पहला रोल क्या होता है इसका, प्रॉब्लम आइडेंटिफायर। और प्रॉब्लम आइडेंटिफायर ग्रुप में आपको ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई वीकनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, मौजूद प्रणाली की कमियों को पहचानता है। साथ में क्या करता है, डिफाइन सिस्टम प्रॉब्लम क्लियरिटी, और सिस्टम्स के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को स्पष्ट शब्दों में क्लियरिटी के साथ उसको क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक। पहला रोल। सेकंड रोल आता है रिक्वायरमेंट एनालिस्ट। ये बेसिकली यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स लेने के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो भी क्लाइंट होता है जिसको कि कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट बनवाना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स लेने के लिए सिस्टम एनालिस्ट का रोल होता है, जिसके अंदर रोल क्या होता है, कलेक्ट यूजर रिक्वायरमेंट्स, यूजर की रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करता है। अब कलेक्ट करने के लिए, रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास क्या होते हैं, आपके टूल और टेक्निक होती है। जैसे रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने की टेक्निक्स, एक है इंटरव्यू, एक है क्वेश्चनरीज, ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग की टेक्निक है, जिनको हम धीरे धीरे करके आगे अब स्टडी करेंगे। फिर होता है कन्वर्ट यूजर नीड इनटू सिस्टम रिक्वायरमेंट, और यूजर्स की जो नीड है उनको सिस्टम रिक्वायरमेंट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। दोनों पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट आपको लिखना है प्रॉब्लम आइडेंटिफायर, दूसरा पॉइंट लिखना है आपको रिक्वायरमेंट एनालिस्ट। पहला तो क्या हो जाएगा आपका, प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफायर हो जाएगा कौन, सिस्टम एनालिस्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायरमेंट का एनालिस्ट हो जाएगा, सिस्टम एनालिस्ट। चलिए जी, नेक्स्ट रोल पे बात कर लेते हैं। दोनों नोट डाउन हो गए, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट रोल्स के रूप में, पहला रोल्स की बात की हमने, प्रॉब्लम आइडेंटिफायर, दूसरा रोल्स क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिस्ट। नेक्स्ट रोल लिख लीजिए, सिस्टम डिजाइनर। सिस्टम डिजाइनर, अब सिस्टम डिजाइनर ग्रुप में क्या रोल प्ले करेगा, डिजाइन लॉजिकल एंड फिजिकल सिस्टम मॉडल। ये सिस्टम्स के लॉजिकल और फिजिकल सिस्टम मॉडल्स को डेवलप मतलब डिजाइन करवाएगा। फिर जैसे ये क्या करेगा, ये प्रिपेयर करवाएगा, इसको डीएफडी प्रिपेयर कराएगा, डेटा फ्लो डायग्राम, ईआर डायग्राम प्रिपेयर करवाएगा, फ्लो चार्ट प्रिपेयर करवाएगा। तो इस टाइप से सिस्टम्स के क्या करेगा, सिस्टम के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को तैयार करवाएगा। ये सिस्टम की डिजाइन के लिए टूल्स हैं, इन टूल्स की सहायता से क्या करेगा, अलग अलग टाइप की डिजाइन तैयार करवाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट आएगा फिजिबिलिटी एनालिस्ट। और फिजिबिलिटी एनालिस्ट के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाएगा कि भाई हम, हमारे पास जो हमारी जो कंपनी है, उस कंपनी के अंदर कितने रिसोर्सेज हैं, क्या हम उन्हीं रिसोर्स के साथ में क्या यूजर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, या फिर हमें कोई नए रिसोर्स को यूज में लेना पड़ेगा। तो वो सारी की सारी स्टडी फिजिबिलिटी स्टडी में करवाएगा। और फिजिबिलिटी स्टडी में फिजिबिलिटी का एनालिस्ट करेगा, फिजिबिलिटी का विश्लेषण करेगा, ठीक। और फिजिबिलिटी का जो विश्लेषण होगा उसमें क्या करेगा, परफॉर्म फिजिबिलिटी स्टडी, ये फिजिबिलिटी स्टडी परफॉर्म करेगा। और क्या करेगा, सजेस्ट बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद में बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन देगा। जैसे सपोज करो कोई आईटी कंपनी है, उस आईटी कंपनी को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसको अलग से मैन पावर चाहिए, अलग से उसको डेवलपर चाहिए, अलग से उसको टेस्टर चाहिए। तो फिर एनालिस्ट क्या करेगा, एनालिस्ट अलग से हायरिंग निकलवाएगा, हायरिंग निकलवा के एनालिस्ट क्या करेगा, अलग से एम्प्लॉय को हायर करेगा उस प्रोजेक्ट के लिए। मान के चलो कि जिस कंपनी को, मान के चलो किसी कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, अब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में नई टेक्नोलॉजी काम में लेना है, जबकि कंपनी के पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है।
तो एनालिस्ट क्या करेगा? एनालिस्ट नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने के लिए पुराने जो एम्प्लॉय है, या तो उनको क्या करेगा? ट्रेनिंग करवाएगा, या फिर नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नए एम्प्लॉय को हायर करवाएगा। तो वो डिसीजन लेकर भी हमें क्या करना सही रहेगा? हम हमारे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करवाएं वो सही रहेगा, या नए एम्प्लॉय को हायर कर ले वो सही रहेगा? तो ये सारे रोल्स है ना, ये एनालिस्ट के, जिसमें हम इन रोल्स के अंदर हम किसकी बात करते हैं? हम फिजिबिलिटी एनालिस्ट की बात करते हैं। और फिजिबिलिटी एनालिस्ट के अंदर एनालिस्ट ये डिसाइड करेगा कि ये कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट को बनाना बेनिफिशियल है या नहीं, कंपनी को इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद में कितना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये रोल्स आपके एनालिस्ट के होते हैं, जिसमें हम सिस्टम डिजाइनर का रोल हो गया और किसका रोल हो गया? फिजिबिलिटी एनालिस्ट का रोल्स हो गया। ठीक है, तो ये रोल्स चल रहे डिजाइनर के, सॉरी एनालिस्ट के, जिसमें दोनों टाइप के रोल्स को आपको लिखना है। हो गया नोट डाउन? फास्ट नोट डाउन करो। जब मैं आपको समझा रहा होता हूँ उस टाइम पे आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स नोट डाउन करते रहो, क्योंकि सारे पॉइंट्स हैं जो आपको आपके माइंड में क्लियर भी करने हैं। चलिए जी नेक्स्ट चले। देखो नेक्स्ट रोल्स के रूप में बात करते हैं। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर मतलब क्या होता है? ये संचार माध्यम होता है जो क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉय के साथ क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। जैसे कैसे कम्युनिकेट करता है? कोऑर्डिनेट बिटवीन मैनेजमेंट्स यूजर प्रोग्रामर। ये क्या करता है? इनके बीच के अंदर कोऑर्डिनेट का रोल प्ले करता है। जो भाई जो प्रोजेक्ट का मैनेजर होता है उससे कोऑर्डिनेट करेगा, जो यूजर है बनवाने वाला है उस बनवाने वाले से बीच बीच में कोऑर्डिनेट करेगा, बात करेगा। और जो बनाने वाला है प्रोग्रामर है उससे भी क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा। भाई यूजर बनवाने वाला है जिसने अपनी रिक्वायरमेंट दे दी। अच्छा, उसके बाद में मैनेजमेंट्स का, मैनेजमेंट के लिए जो मैनेजमेंट हेड होता है वो क्या करता है? वो पूरा मैनेजमेंट संभालता है। प्रोग्रामर क्या करता है? उसके लिए पूरी कोडिंग वगैरह करवाता है। अब ये जो एनालिस्ट है ना, ये इन सब के बीच के अंदर कम्युनिकेशंस के लिए कम्युनिकेशंस को फुलफिल करवाएगा। भाई मैनेजर प्रॉपरली प्रोग्रामर से कोऑर्डिनेट कर रहा है नहीं कर रहा, यूजर से सेल्फ एनालिस्ट कोऑर्डिनेट कर रहा है नहीं कर रहा। तो इस टाइप से ये क्या करता है? ये आपके कोऑर्डिनेशंस के लिए आपका रोल प्ले करता है। फिर एक्सप्लेन टेक्निकल इश्यू इन सिंपल लैंग्वेज। अगर कोई टेक्निकल इश्यू आ गया तो उसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। तो एनालिस्ट के अंदर ऐसी पावर भी होनी चाहिए कि ये टेक्निकल इश्यू को ईजी लैंग्वेज में क्या कर सके? ईजी लैंग्वेज में प्रोवाइड कर सके। जैसे कोई पर्टिकुलर जो यूजर है वो यूजर नॉन टेक पर्सन हो सकता है। अगर कोई यूजर नॉन टेक पर्सन है तो उसको टेक्निकल भाषा में कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट होते हैं, अब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जो होते हैं वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बनवाती है ना। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर जो मंत्री हैं वो मंत्री भाई नॉन टेक हो सकता है, और लगभग मंत्री अनपढ़ ही होते हैं। तो उनको देसी भाषा में समझाना पड़ता है उनको फिर, है ना। तो वो देसी भाषा में समझाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एक एनालिस्ट की होती है। ठीक है, वो इजी लैंग्वेज में उनको समझा सके, नॉर्मल देसी एग्जांपल देकर उनको बता सके कि हाँ ये इस टाइप से ये चीज़ें ऐसे हो रही है। ठीक। दूसरा होता है चेंज एजेंट। अब चेंज एजेंट मतलब होता है बहरूपी होता है। इसको क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। जैसे मान चलो एक सिस्टम एनालिस्ट है, भाई वो अपनी जगह बहुत बड़ी तोप है जब वो अपने ऑफिस में बैठे हैं। भाई डिविड डिपार्टमेंट के अंदर जब बैठे हैं तो अपनी जगह बहुत बड़ी तोप है। लेकिन जब उसको मंत्री से मिलने जाना है तो भाई वहाँ पे वो मंत्री के अकॉर्डिंग अपने आप को बिहेवियर को चेंज करेगा। ऐसा नहीं वो तोप वाली चीज़ वहाँ दिखाएगा, नहीं, वो मंत्री उससे बड़ी तोप है। तो इसका मतलब है उसको फिर उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। अब मंत्री के सवाल के अकॉर्डिंग उसको जवाब देने पड़ेंगे। तो उसको वहाँ पे सहनशील दिखानी पड़ेगी, उसको अपना सिंपलिसिटी नेचर दिखाना पड़ेगा, चीज़ों को उसको इस टाइप से एक्सप्लेन करना पड़ेगा मंत्री को समझ में आ जाए। ठीक, अब मान के चलो कि वो सिस्टम एनालिस्ट अपने आप में तोप है, वो एक आईएएस अधिकारी से मिलने जा रहा है, तो भाई उसको उसके अकॉर्डिंग ही ढलना पड़ेगा। इसलिए सिस्टम एनालिस्ट को हम बहरूपिया कहते हैं, चेंज एजेंट कहते हैं। ये क्या होता है? हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस अडोप्ट न्यू सिस्टम्स, नए सिस्टम्स को अडोप्ट करने में हेल्प करता है। मैनेज रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब ये क्या करता है? चेंज के प्रति अपने आप को मैनेज कर लेता है। ठीक है, ये हर टाइप्स की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, हर टाइप्स के पर्सन के अकॉर्डिंग, हर टाइप्स के नीड्स के अकॉर्डिंग ये क्या होता है? चेंज होता है। इसको हम इसलिए क्या कहते हैं? चेंज एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तुम कहते हैं भाई क्वालिटी एश्योर, मतलब ये कहते हैं ये गुणवत्ता को भी निश्चित करता है, क्वालिटी को भी क्या करता है? सुनिश्चित करता है। तो जो भी चीज़ें बन रही हैं उस वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग बने, तो क्वालिटी को भी चेक करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। और क्वालिटी को चेक करवाने के लिए बेसिकली क्या करता है? ये एंश्योर सिस्टम मीट यूजर रिक्वायरमेंट, जिसमें सबसे पहले ये बात करता है कि जो सिस्टम डेवलप किया जा रहा है वो सिस्टम यूजर की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर जाए। पता लगे यूजर ने कुछ और बताया था, आप कुछ और बना दो, वो यूजर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपने जो काम किया वो सारी मनी खराब, वेस्ट। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाना होता है।
बिल्कुल भाई, शॉर्ट में कह सकते हैं एनालिस्ट की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल कह सकते हैं भाई, एनालिस्ट की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में ये एक जिम्मेदार पर्सन होता है, एक जिम्मेदार एम्प्लॉय होता है। और जो जिम्मेदार एम्प्लॉय होता है वो इतने सारे टाइप के रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर क्वालिटी कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि सिस्टम जो है वो यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। पता लगे यूजर ने कुछ और बताया था, आपने कुछ और बना दिया, सारी मनी खराब, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। साथ में चेक एक्यूरेसी, एक्यूरेसी चेक करता है, इफिशिएंसी चेक करता है, रिलेबिलिटी चेक करता है। मैंने एप्लीकेशन बढ़ाई, मेरी एप्लीकेशन खुलने में 5 मिनट लग रही है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, नहीं करूँगा। साथ में एक्यूरेसी का मतलब है कि एप्लीकेशन के अंदर जो भी डेटा वगैरह है वो सारा एक्यूरेट है या नहीं है, सारी चीज़ें सही है नहीं है। साथ में इफिशियंसी, प्रॉपर रेस्पॉन्स देना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए। रिलेबिलिटी मतलब विश्वसनीय होनी चाहिए, आपके पास में जो इंटरफेस वगैरह जो आपके पास आ रहा है वो इंटरफेस अगर समझ में आना चाहिए प्रॉपर। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपके रोल प्ले करता है कौन, एनालिस्ट। तो ये सारे रोल किसके हैं, ये सारे रोल एनालिस्ट के। तो सबसे पहला रोल एनालिस्ट का क्या होता है भाई, फटाक से बताओ रोल, पहला रोल क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफायर, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफायर। दूसरा रिक्वायरमेंट का एनालिस्ट होता है। तीसरा सिस्टम डिजाइनर, सिस्टम का क्या होता है, डिजाइनर होता है। चौथा फिजिबिलिटी एनालिस्ट, फिजिबिलिटी एनालिस्ट होता है। पांचवा कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, कम्युनिकेशंस का मिस कम्युनिकेशंस फैसिलिटेटर, मतलब कम्युनिकेशंस करवाता है ना। ठीक है। अगला चेंज एजेंट, बहरूपी होता है ना, चेंज एजेंट होता है। अगला क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल्स, है ना, ये क्या करता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल्स पे कार्य करता है। ये सारे के सारे रोल्स आपके एक एनालिस्ट के होते हैं, जो इतने सारे रोल प्ले करता है। और इसलिए कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के अंदर जो अच्छे ओहदे पे बैठे हुए लोग होते हैं, जो एनालिस्ट की पोस्ट बैठे हुए पर्सन होते हैं, उनके पैकेज तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। आप सोच देखो, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो प्ले करते हैं। देन ना आप कहोगे सर इनके पास काम क्या है, फिर ये काम क्या करते हैं, रियल में इनके काम क्या करते हैं, रियल में तो कोई काम नहीं करते, लेकिन ये सारे काम करवाते हैं। ये सारे काम क्या करते हैं, करवाते हैं। ठीक है। जैसे जो ठेकेदार होता है, वो ठेकेदार खुद से कुछ काम नहीं करता, लेकिन भाई साहब उसके माइंड में बहुत सारी भड़क होती है। उसके माइंड भड़क ये होती है कि जो क्लाइंट है जिसका घर बनवाना है उसको टाइम पे घर देना है, अगर टाइम पे नहीं देंगे तो वो सर फोड़ देगा। उसको ये भड़क होती है कि जितने भी जो वर्कर लोग हैं, जिनसे मजदूर लोग जिनसे काम करवा रहे हैं, उनको टाइम पे पेमेंट नहीं दे तो वो सर फोड़ देंगे, है ना। तो सर फूटता किसका है, उस ठेकेदार का फूटता है। तो वो एक बहुत बड़ा एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है ठेकेदार। इसी टाइप से हमारा जो एनालिस्ट होता है वो एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। तो देखो एनालिस्ट बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जो रोल प्ले करता है भाई, हमारे पास में हमने सबसे पहले पहली क्लास में बात की थी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के बारे में बात की थी। और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो अलग अलग जो स्टेज थी ना, अलग अलग जो स्टेप थी, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग अगर एनालिस्ट के रोल की बात करें तो देखो ये स्टेप्स से आपके एनालिस्ट के अलग अलग स्टेप्स पे रोल्स है। जैसे हम बात करें रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट इन एसडीएलसी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स। ठीक। इसमें सबसे पहले बात करें तो पहला जो फेज आता है, पहला फेज आता है कौन सा, सिस्टम स्टडी का फेज होता है। तो सिस्टम स्टडी के फेज के अंदर जो एनालिस्ट जो होता है, सिस्टम स्टडी फेज के अंदर जो एनालिस्ट होता है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करता है। तो सबसे पहले फेज में प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन। फिर फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करेगा, कॉस्ट बेनिफिट कंपनी के लिए हित में काम करेगा। और फिजिबिलिटी एनालिसिस, फिजिबिलिटी एनालिसिस। ठीक। फिर सिस्टम एनालिसिस पेज पे क्या करेगा, सिस्टम एनालिसिस पेज करेगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, रिक्वायरमेंट को गैदर करवाना और उसको एनालिसिस करना। फिर सिस्टम डिजाइन फेज पे क्या करेगा, लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन को तैयार करवाना, लॉजिकल फिजिकल डिजाइन को तैयार करवाना। फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज पे क्या करेगा भाई, बनने वाले फेज पे क्या करेगा, यूजर्स को सपोर्ट करना और कोऑर्डिनेट करना, यूजर को सपोर्ट करना और कोऑर्डिनेट करना। ठेकेदार कहता है अरे बस बस भाई रुक जाओ, 15 दिन दे दूंगा घर की चाबी, थोड़ा सा रुक जाओ। 15 दिन बाद में जो क्लाइंट जाता है, अरे बस बस भाई 5 दिन और दे दे, बस बस ये प्लास्टर बच रहा है थोड़ा सा बस, फिर उसके बाद वापस ठेके, भाई भाई बस 2 दिन और दे दे। तो ये धन ना इस टाइप का करेक्टर आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप ठेकेदार बन सकते हो। अगर इस टाइप का, देखो गोलीबाज आदमी ठेकेदार होते हैं भाई, सीधी सीधी सी बात है, जो ठेकेदार होते हैं वो गोलीबाज होते हैं, ये तो कन्फर्म है। तो गोलीबाज होना भी एक अपने आप में कला है भाई, हर आदमी के अंदर कला नहीं होती गोलीबाजी की। ठीक है। और वो उस टाइप का पर्सन होना चाहिए, इसलिए तो कहते हैं चेंज चेंज एजेंट होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब सिस्टम्स क्या करना, इंप्रूवमेंट करना और सिस्टम को अपडेट करवाना। लिख लीजिए फटाक से।
हैव सम वाटर। अच्छा, मुझे लेना है, आपको लेना है? आज की क्लास में बहुत सारे कंसेप्ट के लिए हुए। कंसेप्ट किसके के लिए हुए? ठेकेदार वाले कंसेप्ट के लिए हुए, ये वाले हुए? एक तो मैं ठेकेदार वाली चीज़ें बता रहा हूँ। देखो ध्यान रखना, इंसान है ना, दो टाइप से रुपए कमाता है। एक तो इंसान रुपए कमाता है कि आप स्वयं कितनी मेहनत कर रहे हो, उससे कितने रुपए जनरेट हो रहे हैं। एक इंसान रुपए कमाता है कि आपके अंडर में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, उससे आपके पास रुपए जनरेट होते हैं। है ना? अगर आपके अंडर में कोई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो अगर आपसे आपको रुपए कमा के दे रहे हैं, तो वो जो इनकम होती है ना, वो इनकम एक लार्ज इनकम होती है। जो बड़े जो ठेकेदार होते हैं, बड़े जो बिल्डर ग्रुप होते हैं, इनके अंडर में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, वो इनको रुपए कमा के देते हैं। भाई आपने देखा होगा, जो एक ठेकेदार होता है, वो जनरली पूरे दिन घूमता है और अलग-अलग अपनी साइटों पे जाके और वो काम को चेक करके आता है। वो काम थोड़ी कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा। तो उसको रुपए कौन कमा के दे रहे हैं? उसको रुपए उनके अंडर में काम करने वाले मज़दूर कमा के दे रहे हैं। अब जी हर मज़दूर से वो दिन के 50 रुपए कमा रहा हो, लेकिन वो एक मज़दूर से अगर 50 रुपए कमा रहा है और उसके अंडर में अगर 500 मज़दूर काम कर रहे हैं, तो फिर कैलकुलेशन कर लो उसके दिन की इनकम कितनी है। अभी देखिए, एक स्टूडेंट ऑनलाइन स्टूडेंट कहाँ है कि सर सिस्टम एनालिस्ट इज ए ठेकेदार एंड गोलीबाज। सही बात है, सिस्टम एनालिस्ट एक ठेकेदार और गोलीबाज होता है, जो ये सारे रोल प्ले करवाता है। चलो जी, इसके बाद एक स्लाइड और है, बस वो लिख लीजिए। देखो यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो एग्जाम में क्वेश्चन इन पॉइंट से बाहर बिल्कुल नहीं बनेंगे, मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ। ये मेरी गारंटी है कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन जो सब्जेक्ट है ना, इसमें एक भी क्वेश्चन आपके इन पॉइंटों से बाहर नहीं बनेगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं पॉइंट देखने मिलेंगे, और ज़्यादा ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है ये, मात्र 30 घंटे का सब्जेक्ट है। इसको बस ये है कि धीरे धीरे बातों बातों में आपको अंडरस्टैंड करना है। जो चीज़ें जो चल रही है ना, इनको हम ऐसे ही धीरे धीरे हंसते मुस्कुराते हुए बातों बातों में अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। अगर इस सब्जेक्ट को आप इस मैनर्स में पढ़ रहे हो कि आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजे आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इस सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हो कि सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हो, थ्योरी पढ़े जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, तो फिर ये सब्जेक्ट आपको कभी पल्ले पड़ेगा ही नहीं। और है ना, जब आप प्रोग्रामर बनोगे ना, तो इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे इस सब्जेक्ट के। सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन अकेले इस सब्जेक्ट के आएंगे, 50 जावा के, 50 इसके। सेकंड पेपर में दो ही सब्जेक्ट है, 50 क्वेश्चन तो जावा के आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं सेड के। और मैं आपको प्रोग्रामर के 50 क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा इस सब्जेक्ट के। ठीक है? अब देखो, अब नेक्स्ट बात ये आती है कि भाई जो हमारे पास में जो एनालिस्ट की जो पोस्ट होती है, उस एनालिस्ट पोस्ट पोस्ट के लिए क्या क्या पर्सन के अंदर स्किल्स होनी चाहिए। भाई एनालिस्ट किसको बनाया जा सकता है, उसकी स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। तो स्किल्स के रूप में जैसे दो चार तुम बता ही दिया आपको देसी भाषा में, है ना, उनको टेक्निकल भाषा में समझ लो। तो वो जो स्किल्स है वो टेक्निकल भाषा में समझ लो। तो स्किल्स के रूप में बात करेंगे कि सिस्टम एनालिस्ट की जो स्किल्स होती है, वो एक क्या होता है, एक एनालिटिकल थिंकिंग होता है। कैसा पर्सन होता है? एनालिटिकल थिंकिंग का पर्सन होता है। एक कम्युनिकेशन स्किल का पर्सन होता है, एक गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए उसकी। साथ में उसकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ में उसके पास बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो बिजनेस के बारे में जानता हो, बिजनेस के बारे में चीज़ों को पता होना चाहिए। साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अगर कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो प्रॉब्लम से भागे नहीं, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो ये सारी स्किल्स होनी चाहिए एक अच्छे एनालिस्ट की। ठीक है भाई, ये सारी स्किल्स आपके एनालिस्ट की होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर ये स्किल्स है ना, तो आप बन सकते हो ना। और ठेकेदार की भी सारी स्किल्स होती है, लगभग मिलती जुलती स्किल्स ही ठेकेदार की भी होती है। तो सबसे पहले स्किल्स की बात करें तो एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग मतलब क्या भाई? आप सोचने की क्षमता होनी चाहिए आपके ना, आप उस चीज़ पे विश्लेषण कर सको। अगर आपके सामने कोई भी चीज़ आपके सामने पेश की गई है, आपके सामने कोई भी रिक्वायरमेंट पेश की गई है, तो उस यूजर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट बेस पे आप उसको विश्लेषण कर सको, उसको एनालिटिकल्स करो।
कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है भाई सिंपल सी बात है, आपकी आपकी मीटिंग किसी एक्सपर्ट एक इंग्लिश एक्सपर्ट पर्सन से भी हो सकती है, आपकी मीटिंग एक देसी आदमी से भी हो सकती है। जैसे गवर्नमेंट्स के अंदर जो एनालिस्ट होते हैं उनकी मीटिंग एक मंत्री से भी हो सकती है, जो बिल्कुल देसी बोलेगा। और आपकी मीटिंग जब आप प्रोजेक्ट को किसी दूसरी कंपनी से करवाओगे तो उस कंपनी के हेड से भी हो सकती है। तो फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी हर टाइप से बेटर होनी चाहिए। ठीक है, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, तभी आप ये सारे काम करवा पाओगे। फिर टेक्निकल नॉलेज, ये तो बहुत ज़रूरी है भाई। टेक्निकल नॉलेज तो बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी प्रोजेक्ट को आप जब करवाने वाले हो तो उस प्रोजेक्ट को किस टेक्नोलॉजी किस टूल्स के माध्यम से करवाना है, ये नॉलेज तो आपके पास होनी होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज आपके पास होनी होनी चाहिए। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, फिर आपके पास में थोड़ा बहुत ये भी होना चाहिए कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये बिजनेस ओरिएंटेड है या नहीं है। क्योंकि फाइनली देखो, फाइनली जिस कंपनी के अंदर अंडर में जो एनालिस्ट जो वर्क कर रहा है, वो एनालिस्ट की जिम्मेदारी ये है कि मैं कंपनी के लिए कुछ ना कुछ क्या निकाल के दूं, बेनिफिट निकाल दूं। बिना बेनिफिट कोई भी कंपनी एनालिस्ट नहीं रखती। ठीक है, तो एनालिस्ट की जिम्मेदारी होती है वो कंपनी के लिए क्या निकाल दे, बेनिफिट निकाल दे। ठीक। अच्छा, एक क्या होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट चलते चलते 15 दिन हो गए, 10 एम्प्लॉय छोड़ के भग गए, तो अगर 10 एम्प्लॉय छोड़ के भग गए तो ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके पीछे पीछे एनालिस्ट भग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 एम्प्लॉय छोड़ के भगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एनालिस्ट अपना रोल प्ले करेगा। एनालिस्ट तुरंत तुरंत क्या करेगा, नए एम्प्लॉय को हायर करेगा। रातों रात नए एम्प्लॉय को लाने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे होता है ना कि कोई साइट पे काम चल रहा है, 5 मजदूर छोड़ के भग गए तो भग गए भाई। उस टाइम क्या होता है, ठेकेदार फिर रातों रात मजदूर लेके आता है। तो ये क्षमता ठेकेदार में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे 5 मजदूर भगे अगले दिन ठेकेदार गायब। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठेकेदार को क्या करना चाहिए, उन मजदूर को भगने के बाद में उनका अल्टरनेट ढूंढना चाहिए, नए 5 मजदूर लेकर आना चाहिए। तो ये सारी स्किल्स एनालिस्ट की होती है। और यहाँ पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। छोटा टॉपिक है एनालिस्ट का। कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।